सबसे पहले आइए बात करेंगे आपकी तिजोरी में बंद पड़े सोने की। घर में पड़ा है सोना, फिर काहे का रोना। जी हां, अगर आपके घर में भी सोना पड़ा है तो इसे बैंकों में जमा कराइए और इस पर इनकम टैक्स में रियायत पाइए। सीएनबीसी आवाज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अगर आपके घर में गोल्ड है तो इनकम टैक्स वालों से डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि सरकार चाहती है कि आपके घर में पड़े गोल्ड का ज्यादा कारगर इस्तेमाल किया जाए और इसके लिए सरकार ने एक मसौदा भी तैयार किया है जिसका जल्द ऐलान भी हो सकता है। लेकिन आइए विस्तार से इस पे बात करते हैं। हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर लक्ष्मण रॉय हमारे साथ जुड़ गए हैं और इस खबर को समझते हैं विस्तार से। फाइनेंशियल प्लानर अर्नव पंड्या भी हमारे साथ मौजूद हैं। लक्ष्मण, आपके पास हम पहले आएंगे। ये बताएं कि अब जिन जिन के पास घर में सोना पड़ा है, ऐसे भारत में कई सारे लोग होंगे जो घर में रखते हैं सोना, उनके लिए तो ये काफी अच्छी खबर है, लेकिन ये डिटेल्स क्या है इस पूरी स्कीम की, ये रोल आउट कैसे होगी, कैसे फायदा होगा? इस योजना का जो मसौदा तैयार किया गया है उसके मुताबिक घरों में या फिर मंदिर में या फिर ट्रस्ट में सोना पड़ा हुआ है तो उस सोना को लेकर के आप बैंक में जाइए। बैंक में जाएंगे तो दो विकल्प होगा, या तो आप इसको गोल्ड डिपॉजिट स्कीम के तहत इसे जमा करा देंगे या फिर गोल्ड सेविंग अकाउंट खोला जाएगा, उसमें आप जमा करा सकते हैं। और जमा कराते वक्त आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि ये गोल्ड कहाँ से आपने लाया है, यानी अनअकाउंटेड गोल्ड भी आप इस स्कीम के तहत जमा करा सकते हैं जो मसौदा तैयार किया गया उसके मुताबिक। अभी क्या होता है कि अनअकाउंटेड गोल्ड अगर जमा कराने जाते हैं तो आप पर भारी भरकम इनकम टैक्स लगता है, लेकिन स्कीम के तहत ये मसौदा तैयार किया गया है कि अगर अनअकाउंटेड गोल्ड जमा कराते हैं तो उस पर इनकम टैक्स में रियायत दी जाए और इनकम टैक्स थोड़ा कम लगाया जाए। कितना कम लगाया जाए इसका अलग अलग विकल्प है, वो तैयार किया जा रहा है। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि गोल्ड जब जमा करा देते हैं उसके बाद वापस जब आप गोल्ड लेते हैं तब फिर आपको वहां पर कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ता है। जो प्रस्ताव है उसके मुताबिक कैपिटल गेन्स टैक्स में भी आपको रियायत दी जाए, लेकिन इसमें एक शर्त होगी। शर्त यह होगी कि आपको ये गोल्ड एक तय समय सीमा के लिए जमा रखना पड़ेगा, यानी उसका एक लॉक इन पीरियड होगा। ये लॉक इन पीरियड 1 साल से लेकर के 3 साल तक हो सकता है और साथ ही साथ कितना गोल्ड जमा कराएंगे उसकी अधिकतम सीमा काफी ज्यादा बढ़ा दी जाएगी। और इसका मूल मकसद यह है कि घरों में, मंदिरों में, ट्रस्ट में जो सोना पड़ा हुआ है जिसका कोई इस्तेमाल नहीं होता है उसे सिस्टम में लाया जाए ताकि उसका बेहतर इस्तेमाल किया जाए। बिल्कुल, लेकिन अर्नव जी, अगर आपसे मैं समझना चाहूँ तो क्या आप कहेंगे कि ये एक तरह की वीडीआईएस स्कीम ही है जहां पर आपसे सोने का सोर्स नहीं पूछा जाएगा? कैसे आप इसको देखते हैं? एक गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम ऑलरेडी इन एग्जिस्टेंस है, पर उसे अच्छा प्रतिसाद नहीं मिला है क्योंकि इसमें मेन वरी ये है कि अगर आप अनअकाउंटेड गोल्ड इसमें डिपॉजिट करते हैं तो इसमें इनकम टैक्स में आपको तकलीफ़ हो सकती है। तो अब जो स्कीम आ रही है उसमें ये डिटेल देखनी बहुत ज़रूरी है कि वो इनकम टैक्स के हिसाब से किस तरह इसका डीलिंग करते हैं, क्योंकि अगर यहाँ इनकम टैक्स की क्लैरिटी ना हो तब भी लोगों को के मन में डर रहेगा कि क्या उन पे कोई इंक्वायरी आ सकती है या नहीं। इसीलिए अगर अनअकाउंटेड गोल्ड को भी यहाँ पर अलाउंस दिया गया है तो इसे एक बीडीआईएस या एमनेस्टी स्कीम के हिसाब से माना जाएगा, क्योंकि जब आप अनअकाउंटेड गोल्ड को इस प्रकार का बेनिफिट देते हैं तब इसे पता नहीं चलता कि क्या इसमें ब्लैक मनी का रीरूटिंग होके यहाँ गोल्ड के डिपॉजिट में आता है या नहीं। तो इसीलिए ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि किस तरह इनकम टैक्स में इसका डीलिंग होगा। लेकिन लक्ष्मण, पहले से ही जैसा कि अर्नव जी ने भी कहा कि गोल्ड डिपॉजिट स्कीम जो चल रही है इतना खास, हालांकि उसको रिस्पांस नहीं मिल रहा है। सरकार गोल्ड पर दूसरी स्कीम जो अब लेकर आ रही है, इससे कितना फायदा होगा? ऐलान कब तक इसका हो सकता है? औपचारिक ऐलान कब तक हो सकता है? वाकई आपने सही कहा कि अभी गोल्ड डिपॉजिट स्कीम सरकार चला रही है, गोल्ड मोनेटाइजेशन स्कीम सरकार चला रही है, लेकिन उसके तहत बहुत ज़्यादा सफलता हाथ लगी नहीं है। अभी भी एक अनुमान के मुताबिक करीब 20,000 टन सोना लोगों के पास पड़ा हुआ है। सरकार अब इस स्कीम को दूसरे रूप में लॉन्च करना चाहती है, या फिर ये कहें कि वॉलंटरी डिस्क्लोजर इनकम स्कीम जो सरकार ने लाई थी, या फिर बेनामी संपत्ति खुलासे के लिए जो स्कीम लाई थी, अब उसी तर्ज पर गोल्ड डिपॉजिट स्कीम सरकार लेना चाहती है, क्योंकि काले धन का एक बड़ा हिस्सा गोल्ड के तौर पर रखा गया है
ऐसा लोग मान कर चलते हैं। और ये स्कीम जो मौजूदा स्कीम है उससे काफ़ी ज़्यादा बेहतर होगी इस मायने में, एक तो आप अनअकाउंटेड गोल्ड जमा करा सकते हैं, दूसरी बात कि आपको टैक्स पर बहुत ज़्यादा नहीं देना पड़ेगा। और इस स्कीम का मसौदा लगभग अंतिम रूप से तैयार कर लिया गया है। संबंधित मंत्रालयों से सलाह मशवरा भी का दौर भी लगभग खत्म हो चुका है और सूत्र बता रहे हैं कि हो सकता है कि इसे बजट में सरकार ऐलान करे या फिर बजट से पहले भी इसकी घोषणा कर सकती है, ताकि गोल्ड पॉलिसी का जो ऐलान किया गया था उस पॉलिसी के साथ इसे भी लाया जाए। पॉलिसी की जो दूसरी खासियत है, दूसरी विशेषताएं हैं और दूसरे जो लक्ष्य है, उस लक्ष्य को पाने के लिए ये खास स्कीम जो काफ़ी मददगार साबित होगी, ऐसा सरकार का मानना है। बिल्कुल, लेकिन अर्नब जी, इस स्कीम के तहत कैपिटल गेन्स में छूट क्या मिल पाएगी और क्या उस लिहाज से लोगों को राहत मिलेगी? अगर कैपिटल गेन्स में भी इन्वेस्टर को छूट मिलती है तो ये एक एडिशनल बेनिफिट मिलेगा, क्योंकि जब आपका इंटरेस्ट इस प्रकार के स्कीम में भी टैक्स फ्री है और इसके बाद कैपिटल गेन्स भी टैक्स फ्री है, तो ये आपके लिए डबल बेनिफिट है, क्योंकि कहीं किसी भी एरिया पर भी टैक्स नहीं लगेगा और ये आपके लिए एक एडिशनल अर्निंग्स है। तो इस प्रकार की छूट आपके लिए यानी कि एक नॉर्मल इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल रहेगी और इसे ये स्कीम मोर अट्रैक्टिव होगी। लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ यही है कि इसे इनकम टैक्स की दृष्टि से किस तरह का बेनिफिट मिलता है, उससे इस स्कीम की सक्सेस पर असर गिरेगा। बिल्कुल, तो काफ़ी कुछ डिटेलिंग्स आनी बाकी है, लेकिन फ़िलहाल खबर काफ़ी फ़ायदे की दिखाई दे रही है, ख़ासतौर से आम लोगों के लिए। शुक्रिया आप दोनों का ही इस खबर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। बात करते हैं शेयर बाज़ार की, जहां पर आज हमने देखा कि लगातार 2 दिनों की गिरावट के बाद कुछ रिकवरी आई है। सेंसेक्स 181 अंकों की बढ़त लेकर 35,700 के करीब पहुंचा है। निफ्टी अगर उसकी बात करें तो यहाँ भी आधे % की मजबूती हमने आते हुए देखी और निफ्टी आज 10,700 के पार टिकने में कामयाब भी रहा। हालांकि कारोबार के दौरान आज ऊपरी स्तरों पर दबाव भी बना है, खासतौर से बैंक शेयरों में आज हमने रौनक ज्यादा होते हुए देखी। यहाँ पर इंडेक्स 225 अंकों से ज्यादा मजबूत हुआ है और छोटे बुटले शेयरों की बात करें, खरीदारी का दिन रहा इनमें आज। मिड कैप इंडेक्स 100 अंक चढ़कर आज बंद हुआ है। सरकारी बैंक, तेल और गैस शेयरों में हमने तेजी देखी, साथ ही ऑटो में भी आज तेजी का ही रुझान रहा है। वहीं आईटी शेयरों में हालांकि आज हमने बिकवाली होते हुए देखी। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत की रैंकिंग 50 से नीचे लाने के लिए कानून मंत्रालय ने रिफॉर्म का रोड मैप तैयार कर लिया है। दरअसल भारत में कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की कानूनी प्रक्रिया में करीब 4 साल यानी 1445 दिन लगते हैं। सरकार चाहती है कि इसे कम करके 850 दिन कर दिया जाए ताकि भारत की रैंकिंग में सुधार हो। लेकिन क्या है पूरी खबर, समझते हैं हमारे संवाददाता असीम मनचंदा से। असीम जुड़ गए हमारे साथ। असीम, बताएं कि डिटेल्स क्या है और सरकार की ये योजना जो है वो कैसे काम करेगी, पूरी प्रक्रिया कैसे लागू होगी कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट की? देखिए, कॉन्ट्रैक्ट एनफोर्समेंट के मामले में भारत की रैंकिंग 168 में से 163 है। भारत में कोई भी कमर्शियल विवाद सुलझाने में 1445 दिन का वक्त जो है वो लगता है। सरकार ये चाहती है कि ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस की रैंकिंग जो है उसको सुधारा जाए, भारत को 50 के बीच में जो है लेकर के आया जाए रैंकिंग को। तो उसके लिए जो कानून मंत्रालय है उसने बड़े रिफॉर्म्स का रोड मैप जो है वो तैयार किया है। इसके मुताबिक दिल्ली और मुंबई के हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर 2 कमर्शियल कोर्ट्स जो है वो खोली जाएंगी। एडजर्नमेंट जो है वो 3 से ज़्यादा जो है वो नहीं हो पाएंगी। पूरी तरह से ई फाइलिंग जो है वो होगी। केसेस का रैंडम अलॉटमेंट जो है ऑटोमेटिक तरीके से वो किया जाएगा। साथ ही साथ पूरी तरह से कंप्यूटराइजेशन जो है वो किया जाएगा ताकि जो कोर्ट जो है वो पूरी तरह से पेपरलेस जो है वो की जा सके। इससे केस सुनवाई में जो या फाइलिंग में काफ़ी जो लोगों को सहूलियत जो है मिलेगी और प्रक्रिया में पूरी सी तेज़ी जो है वो आएगी। सरकार को लगता है कि अगर इसको हम इम्प्रूव कर लेते हैं तो जो टाइम है उसको 850 दिन के अंदर जो है हम कंटेन कर सकते हैं। इससे कि अगर 850 दिन जो हो जाता है तो इससे भारत की रैंकिंग जो है 163 से घट करके 129 जो है हो जाएगी। तो सरकार इसको 2019 में लागू करने की तैयारी जो है वो कर रही है। पूरी तरह से रोड मैप जो है वो तैयार हो चुका है। अगर ये लागू होता है तो खासतौर पे कि कमर्शियल विवाद जो है किसी भी दो पार्टीज के बीच में उसको सुलझाने में काफ़ी प्रक्रिया में जो है काफ़ी तेजी आएगी। इससे ना सिर्फ भारत की रैंकिंग जो है इम्प्रूव होगी, साथ साथ लोगों को जो बिजनेस ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को जो है वो भी बढ़ावा मिलेगा। शुक्रिया आसिम तमाम डिटेल्स के लिए।
ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में सुधार की कोशिशों के बीच स्टार्टअप्स के लिए भी कई सुधार की जरूरत है। और लोकल सर्कल्स के सर्वे में ये बात सामने आई है कि साल 2018 में स्टार्टअप्स एंजल टैक्स से परेशान रहे और साथ ही भ्रष्टाचार, जीएसटी ने भी उनकी दिक्कतें बढ़ाई हैं। ऐसे में साल 2019 में भी उनके सामने कई चैलेंजेस रहने वाले हैं। लेकिन क्या है पूरी खबर, डिटेल्स के लिए भावना सती हमारी संवाददाता जुड़ गई हैं हमारे साथ। तो भावना, स्टार्टअप्स पर लोकल सर्कल्स का जो सर्वे आया है उसमें क्या खास बातें निकल कर आई है, ये बताएं हमें। तो फिलहाल स्टार्टअप्स के लिए जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, जो 2018 में भी उन्हें आ रही थी और 2019 में भी जारी है, तो वो है जो एंजल टैक्स को लेकर उन्हें बार बार नोटिस भेजे जा रहे हैं। इस सर्वे में भी 32% जो स्टार्टअप्स हैं उनको एक से ज़्यादा बार ये टैक्स नोटिस भेजा गया है, जिससे वो काफ़ी परेशान है। इसकी एक वजह ये है कि जो टैक्स ऑफिसर्स हैं उन्हें वैल्यूएशन करने में दिक्कत आ रही है या फिर कहीं कन्फ्यूजन हो रही है। और इस सर्वे में भी 97% स्टार्टअप्स का मानना है कि इनकम टैक्स ऑफिसर्स को स्टार्टअप वैल्यूएशन के ऊपर एजुकेट करने की ज़रूरत है, उन्हें किसी तरीके की ट्रेनिंग देने की ज़रूरत है ताकि ये परेशानी आगे ना आए। 2019 के चैलेंजेस की हम बात यहाँ पर करें तो 45% स्टार्टअप्स को लगता है कि करप्शन उनके लिए 2019 में सबसे बड़ा चैलेंज होने वाला है उनके ग्रोथ में। इसके बाद 37% स्टार्टअप्स को लगता है कि जो फंडिंग जुटाना है वो उनके लिए दूसरा बड़ा चैलेंज होगा यहाँ पर। बाकी अगर हम बात करें कि जो स्टार्टअप्स हैं वो थोड़े नाराज़ भी हैं, हम बात करें स्टार्टअप इंडिया मिशन की, तो क्योंकि 82% स्टार्टअप्स का मानना है कि उन्हें इस स्कीम का, इस प्रोग्राम का फ़ायदा नहीं हुआ है। काफ़ी पॉपुलर इस स्कीम को किया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें कुछ खास मदद यहाँ पर नहीं मिली है। स्टेट एनवायरनमेंट की बात करूँ स्टार्टअप के लिए, तो हालांकि मेजॉरिटी का मानना है कि कुछ खास बदलाव यहाँ पर नहीं आया है उसको लेकर, लेकिन उसके बाद 33% स्टार्टअप्स का मानना है कि 2018 के बाद यहाँ पर 2018 में काफ़ी डिफ़िकल्ट हो गया है पहले के मुकाबले बिजनेस करना। वहीं 14% स्टार्टअप को लगता है कि कुछ फ़ायदा हुआ है, यहाँ पर कुछ बदलाव आया है और इनसे उनको फ़ायदा हो रहा है बिजनेस करने में। जीएसटी की हम बात करें, जो एक रेवोल्यूशन कहा जा रहा था टैक्स के पूरे फॉर्मेट में, तो यहाँ पर 44% स्टार्टअप्स का मानना है कि उन्हें जीएसटी के आने से नुकसान हुआ है। वहीं 35% स्टार्टअप्स कहते हैं कि उन्हें जीएसटी के आने के बाद फ़ायदा हुआ है। खैर, ये तो 2018 में क्या प्रॉब्लम्स थी और किस तरीके से काम किया है उसकी बात हुई। अब 2019 की मैं बात करूं तो यहाँ पर ओवरऑल जो फ्यूचर है वो ब्राइट नज़र आ रहा है। 71% यहाँ पर स्टार्टअप्स मानते हैं कि वो 2019 में अपने बिजनेस को ग्रोथ की तरफ देखेंगे और उसी पर प्लान भी कर रहे हैं। लेकिन इसका एक डाउन साइड भी है, वो ये है कि जो स्टार्टअप्स बंद होने का आंकड़ा है वो भी बढ़ेगा 2019 में, ऐसा ही बताया जा रहा है। जहाँ 2018 में यह आंकड़ा 11% था, वही 2019 में ये बढ़कर 24% भी हो सकता है। तो ये कुछ आउटलुक है 2019 का स्टार्टअप्स के लिए। शुक्रिया भावना तमाम डिटेल्स के लिए। एफडीआई के नियमों को लेकर फ्लिपकार्ट और अमेजॉन जैसी ई कॉमर्स कंपनियां कोर्ट में अपील कर सकती हैं। कंपनियां बिजनेस मॉडल में बदलाव के लिए डेडलाइन बढ़ाने की मांग कर रही हैं और कंपनियों की माने तो बिजनेस मॉडल में बदलाव करने के लिए 1 महीने का वक्त काफ़ी कम है। खबर पर ज़्यादा डिटेल्स के साथ जुड़ गए हैं संवाददाता आलोक प्रियदर्शी। तो आलोक, ई कॉमर्स कंपनियों की डेडलाइन बढ़ाने की मांग पर फिलहाल ताज़ा डिटेल्स आपके पास क्या है? कंपनियाँ एग्जैक्टली क्या डिमांड कर रही हैं? इंडस्ट्री से जुड़े सूत्रों के मुताबिक सभी ई कॉमर्स कंपनियां जो 1 फरवरी की डेडलाइन दी गई थी एफडीआई के नियमों को लेकर, उसको आगे बढ़वाने के लिए सरकार से गुहार लगा सकती हैं। दरअसल 26 दिसंबर को सरकार ने एफडीआई के नियमों में स्पष्टीकरण जारी करते हुए कहा था कि अब कोई भी मार्केट प्लेस किसी भी वेंडर की कंपनी में निवेश नहीं कर सकेगा या फिर कोई भी वेंडर अपना 25% से ज़्यादा स्टॉक किसी कंपनी को, ई कॉमर्स कंपनी को या मार्केट प्लेस को बेच नहीं सकेगा। और अगर ऐसा करता है तो इसको नियमों का उल्लंघन माना जाएगा। इसी नियम के बाद दरअसल जितनी भी कंपनियां हैं उनके सामने समस्या खड़ी हो गई है। उनका यह कहना है कि 1 महीने का जो समय मिला है ये समय पर्याप्त नहीं है और इतने कम समय में उन्हें अपने पूरे बिजनेस मॉडल को बदल पाना मुश्किल होगा। और इसी की वजह से सरकार से वो गुहार लगाना चाहती हैं कि इस डेडलाइन को वो आगे एक्सटेंड कर दें, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हो सका तो सीधे इसको एफडीआई के नियमों का उल्लंघन माना जाएगा और फिर कंपनियों के सामने जो एग्जिस्टिंग मॉडल है उस तरीके से काम काज करने में काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। बिल्कुल आलोक, आप हमारे साथ बने रहें, लेकिन हम आगे बढ़ते हैं दूसरी अहम खबरों की ओर। चुनावी मौसम में सरकार किसानों की तरह मजदूरों को भी लुभाने की पूरी तैयारी में है। सरकार श्रम कानून में बदलाव करने जा रही है, जिसके मुताबिक अब 100 से ज़्यादा कर्मचारी वाली कंपनी को कंपनी बंद करने से पहले सरकार से मंजूरी लेनी होगी। लेकिन आलोक प्रियदर्शी जुड़े हुए हैं। आलोक, सरकार श्रम कानून में जो बदलाव करने जा रही है, कर्मचारियों को इससे कितना फायदा होगा?
दरअसल लेबर रिफॉर्म से जुड़े एक अहम बिल में सरकार ये प्रस्ताव लेकर आ रही थी कि अगर 300 तक कर्मचारियों वाली कंपनी में अगर कोई छटनी होती है या फिर कंपनी बंद होती है तो उसके लिए सरकार की मंजूरी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन सूत्रों से जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने अब यू टर्न लेने का फैसला किया है, और ये यू टर्न इस वजह से लिया है क्योंकि सरकार को इसको लेकर जो ट्रेड यूनियंस हैं और विपक्ष का भारी दबाव झेलना पड़ा। उसके बाद सरकार ने ये फैसला किया है कि अब इस 300 की संख्या को वापस से घटाकर 100 कर दिया जाए, यानी 100 से कम संख्या वाली कोई भी कंपनी है जहां पर 100 से कम कर्मचारी काम करते हैं, वहां पर अगर कोई छटनी या फिर कंपनी बंद करने की जरूरत होती है तो वहां सरकार की परमिशन नहीं लेनी पड़ती। लेकिन जो नया प्रस्ताव था वो 300 तक का था, यानी कि ये सीधे सीधे एक कंपनियों के हित में माना जा रहा था और इससे कर्मचारियों को काफ़ी नुकसान हो सकता था। और चुनावी मौसम में सरकार नहीं चाहती थी कि कर्मचारियों की नाराज़गी वो मोल ले। इसी को देखते हुए सरकार ने इन तमाम जो लेबर रिफॉर्म से जुड़े हुए बिल हैं उसमें सबसे जो अहम कोड था इंडस्ट्रियल रिलेशन का, उसमें ये जो प्रस्ताव लाया जा रहा था इसको सरकार ने वापस लेने का फैसला किया है। और जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक सरकार ने ये प्रपोजल कैबिनेट को भेज दिया है। जो संशोधित प्रपोजल है उस पर 2 से 3 हफ्तों के भीतर मंजूरी मिलने की संभावना है। शुक्रिया आलोक। आमदनी 98, खर्चा रुपया। फिलहाल भारतीय रेल का कुछ यही हाल है। सूत्रों के मुताबिक रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 112% के स्तर पर पहुंच गया है, यानी 100 रुपए कमाने के लिए रेलवे 112 रुपए खर्च कर रहा है। आमदनी बढ़ाने के लिए रेलवे फ्लेक्सी फेयर से लेकर डायनेमिक प्राइसिंग तक का फॉर्मूला अपना चुका है। यहां तक कि समय समय पर अलग अलग कमोडिटीज के माल भाड़े में भी इजाफा किया गया। बावजूद इसके भारतीय रेल घाटे से उबर नहीं पाई। घटती कमाई का नतीजा ये है कि रेलवे का ऑपरेटिंग रेशियो 112% के पार पहुंच गया है। इसकी बड़ी वजह है यात्री किराए से हो रहा घाटा। ताजा आंकड़ों के मुताबिक नवंबर तक रेलवे को कुल 1,15,000 करोड़ रुपए की कमाई हुई, जबकि लक्ष्य 1,22,000 करोड़ रुपए का था। यानी रेलवे को करीब 7,840 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ा। रेल मंत्रालय के मुताबिक बढ़ते हुए खर्च के पीछे बड़ी वजह है माल ढुलाई में कमी, यात्री किराए से घटती आमदनी और 7वें पे कमीशन का अतिरिक्त 22,000 करोड़ रुपए का बोझ जिसे मंत्रालय उठा रहा है। नवंबर के आखिर तक यात्री किराए में रेलवे को करीब 700 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। यहाँ माल ढुलाई जो रेलवे की आमदनी का सबसे बड़ा जरिया है, वहाँ भी रेलवे की परफॉर्मेंस उम्मीद से कम हुई। हालांकि रेलवे को उम्मीद है कि गर्मी की छुट्टियों के दौरान होने वाली बुकिंग से दबाव कम होगा, लेकिन जानकारों का मानना है कि मार्च तक यही ट्रेंड देखने को मिलेगा, इसलिए जल्द राहत के आसार कम हैं। ऐसे में रेलवे को अपनी नॉन फेयर रेवेन्यू पर फोकस बढ़ाने की जरूरत है। दीपाली नंदा, दिल्ली। पेट दर्द, उल्टी, बुखार, सर्दी, जुकाम में ली जाने वाली करीब 80 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं बंद हो सकती है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इन दवाओं को नुकसान पहुंचाने वाला माना है और अब इन पर रोक लगाने की तैयारी भी है। तमाम डिटेल्स लेकर मौजूद हैं संवाददाता प्रतीक श्रीवास्तव। प्रतीक, किस तरह की ये दवाएं हैं और आखिर क्या दिक्कतें हैं इनमें जिसकी वजह से इन पर रोक लगाने की योजना है? देखिए, सर्दी, जुकाम, बुखार, जोड़ों का दर्द हो या फिर ब्लड प्रेशर से जुड़ी करीब 80 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं, यानी ऐसी दवाइयां जो एक या अधिक दवाओं के मिश्रण से तैयार होती हैं, उनको फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाएं कहा जाता है। और इनकी नई सूची के साथ स्वास्थ्य मंत्रालय तैयार है और करीब 80 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली दवाइयां हैं जिनको अब प्रतिबंधित किया जाएगा। और इसमें कई बड़ी नामी जो फार्मा कंपनियां हैं उनके ब्रांड शामिल हैं। इन 80 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन से करीब 1500 ब्रांड निकलते हैं जिनकी मार्केट वैल्यू करीब 900 करोड़ रुपए की है और बड़ी कॉमनली ये दवाएं यूज की जाती हैं। आपको याद होगा कि इससे पहले स्वास्थ्य मंत्रालय ने 328 फिक्स डोज कॉम्बिनेशन की एक सूची निकाली थी, जिसमें इंटास फार्मा, वॉकहार्ट की बात कीजिए, सिप्ला की बात कीजिए, ल्यूपिन की बात कीजिए, इन तमाम कंपनियों की दवाइयां जो है वो प्रतिबंधित कर दी गई थी। और अब 80 जो फिक्स डोज कॉम्बिनेशन वाली जो दवाइयां हैं वो फिर से प्रतिबंधित होने जा रही हैं और स्वास्थ्य मंत्रालय इस बाबत जो नोटिफिकेशन है वो कभी भी निकाल सकता है। जी, शुक्रिया प्रतीक। राम मंदिर बाबरी मस्जिद केस में आज सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ 1 मिनट की सुनवाई की और अगली तारीख 10 जनवरी को दे दी। मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई और एस.के. कौल ने कहा कि इस मामले में बनाई गई बेंच 10 तारीख को ही सुनवाई की प्रक्रिया और केसों पर फैसला लेगी। 60 सेकंड में ये सुनवाई पूरी हो गई। इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में करीब 14 याचिकाएं हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने लगभग 2.77 एकड़ जमीन को 3 हिस्सों में बांटने का फैसला दिया था और
इधर लगातार हिंदू संगठन सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि वो इस मामले में अध्यादेश लाए। इधर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा है कि चुनाव में राम मंदिर कोई मुद्दा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था की बर्बादी और रोजगार ही चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा होगा। तो आज आवाज अड्डा पर हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या सुप्रीम कोर्ट को चुनाव से पहले राम मंदिर पर फैसला देना चाहिए। आप हमारे ट्विटर हैंडल @CNBC_आवाज पे जाके अपनी राय हम तक पहुंचा सकते हैं। राफेल को लेकर सियासी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। राहुल गांधी ने आज फिर राफेल को लेकर कई सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस की सरकार 2019 में सत्ता में आई तो वो पूरे मामले की जांच कराएगी। वहीं बाद में रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण सरकार के बचाव में उतरी। उन्होंने कांग्रेस और राहुल गांधी पर जोरदार हमला किया। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस ने राफेल डील को सिर्फ इसीलिए रद्द कर दिया क्योंकि उन्हें पैसा नहीं मिला। वहीं निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा कि बोफोर्स से कांग्रेस ने चुनाव हारा था और राफेल मोदी को वापस चुनाव जिताएगी। Bofors brought them down. They lost an election. Rafael will bring us back. Rafael will bring Modi back. Rafael will bring Modi back to have a new India. Rafael will bring Modi back to build a transforming India. Rafael will bring back Modi to remove the corruption which is stinking all around Congress party. रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण का पक्ष रखने के बाद राहुल गांधी ने कहा कि मेरे सवालों के जवाब नहीं दिए गए हैं, अब भी मेरे सवाल वहीं के वहीं हैं। रक्षा मंत्री ने पूरा मतलब वहां ड्रामा शुरू कर दिया। मेरी बेइज्जती हुई है, मेरे को झूठा बोला गया। और ये देखिए, देश के युवाओं, आपको गुमराने का काम है। सीधा सवाल है और उस जवाब का हां या ना दे के बिना भाग गई। प्रधानमंत्री अंदर नहीं आ सकते हैं और गोवा में रक्षा मंत्री बैठे हुए हैं, कह रहे हैं भैया मेरे पास फाइल है, मैं प्रधानमंत्री को सीधा कर दूंगा। यह रियलिटी है। 2.5 घंटे का भाषण दिया है, ना कोई जवाब दिया। और जो क्रक्स था कि एयरफोर्स के नेगोशिएटर्स ने जो 8 साल काम किया, जिस कॉन्ट्रैक्ट को नरेंद्र मोदी ने झट से 2 मिनट में बदला, क्या उन्होंने ऑब्जेक्शन किया, हां या ना? सबरीमाला मंदिर में महिलाओं के प्रवेश के खिलाफ हुए उग्र प्रदर्शन के बाद अब तक 1369 लोगों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसमें करीब 800 लोगों के खिलाफ केस रजिस्टर किया गया है, जबकि 717 लोगों को हिरासत में ले लिया गया है। वहीं भगवान अयप्पा कर्म समिति के एक कार्यकर्ता की मौत के आरोप में 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही प्रदर्शन में हिस्सा ले रहे बीजेपी के एक कार्यकर्ता चंद्रन उन्नीथन पर हमले के आरोप में 3 एसपीडीपीआई एक्टिविस्ट को भी हिरासत में ले लिया गया है। वहीं सबरीमाला विवाद को लेकर संसद में भी हंगामा हो रहा है। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन खबरों पर लगातार अपडेट के लिए CNBC आवाज के साथ ही रहिए, ट्विटर, फेसबुक, यूट्यूब के जरिए।